नमस्कार। इस अक्टूबर महीने के हमारी मार्केट और इकोनॉमी के अपडेट में स्वागत करता हूं आपको। तो आज हम फोकस करेंगे जो इकोनॉमी में क्या हो रहा है, वर्ल्ड इकोनॉमी और इंडिया में, और मार्केट की क्या हालत है, और थोड़ा बहुत टाइम हम स्पेंड करेंगे कि फ्यूचर आउटलुक क्या है। क्योंकि आजकल जो कस्टमर निवेश कर रहे हैं तो वैल्यूएशन की बात चल रही है, टेपरेशन की बात चल रही है। तो एक डर सा आ गया है लोगों के पे कि क्या वैल्यूएशन बहुत महंगी है, टेपरिंग आके बहुत करेक्शन आ सकता है, क्या लॉन्ग टर्म में हम भरोसा रख सकते हैं इक्विटी मार्केट के ऊपर। तो थोड़ा बहुत हमारी सोच उसके बारे में मैं शेयर करूंगा आज। तो पहले एक अपडेट ऑन द इकोनॉमी एंड मार्केट्स, राइट। तो वर्ल्ड इकोनॉमी की हालत यह है कि कोविड से भरपूर रिकवरी चालू है सभी जगह में। ग्लोब में देखें, यूएस, यूरोप, जापान लीजिए, चाइना लीजिए, सभी जगह में ग्रोथ की वापसी दिख रही है। लास्ट टेबल के राइट हैंड साइड में आप देखेंगे कि 2020 की खराब हालत से 2021 में एक स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक दिख रहा है। पर मानते हैं कि ये डेटा जो प्रेजेंट होता है वो ईयर ऑन ईयर होता है, तो पिछले साल खराब होने के कारण ये नंबर बहुत बेहतर इस साल के दिख रहे हैं। मगर अगले साल एक सही नमूना होगा, क्योंकि इस बेहतर साल के बाद 2022 की जो आंकड़े दिख रहे हैं आपके सामने, वो कह रही है कि एक मजबूत रिकवरी सामने है। और ये पूरे देश, सभी देशों में लगभग एक रिकवरी सामने दिख रही है। और अच्छी बात यह है कि अगले साल भी हमारे देश सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री होगी एट 7% ग्रोथ रेट। तो ये सिंक्रोनस रिकवरी कह रहे हैं इस बार। ऐसा नहीं कि खाली एडवांस इकोनॉमीज रिकवर करेगी और इमर्जिंग नहीं करेगी, ऐसी बात नहीं है। सभी जगह में रिकवरी सामने दिख रही है। और इसका मेन कारण यह है कि एडवांस देशों में तो वैक्सीनेशन का एक लीड लिया था उन्होंने, क्योंकि फाइजर, मॉडर्ना ऐसी कंपनियां उन्हीं के कंपनियां हैं, तो पहले उन्होंने डोसेज उधर ही दिलवाया था। अब मगर जो फासला था इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज और एडवांस इकोनॉमी, वो अभी नैरो हो गया है। करीबन 10% की एशियन का एवरेज बढ़ गया है। तो अभी ज्यादातर एशियन देशों में भी एक अच्छी वैक्सीनेशन स्थिति सामने दिख रही है। ये एक कारण है कि इकोनॉमिक रिकवरी के पीछे। और दूसरा, इसको एविडेंस अगर देखेंगे तो ट्रेड का एविडेंस देखिए, क्योंकि सिंक्रोनस रिकवरी हो तभी एक इमर्जिंग मार्केट से सप्लाई डेवलप्ड मार्केट को जाएगा और शिप्स आगे पीछे आ सकते हैं। तो ऐसी हालत में देखिए कि दिसंबर 31 2019 यानी कोविड के पहले ये ट्रेड इंडिकेटर 1190 में थी। जब एक्शन आ गई कोविड की, तो लॉकडाउन भी आ गई, तो ऑटोमेटिकली वो 600 अंक तक गिर गई, यानी 400 पॉइंट, यानी 40% का डाउन ट्रेंड था बाल्टिक इंडेक्स, जो एक ट्रेड रिलेटेड इंडेक्स है शिप फ्रेट को लेते हुए। तो अब देखिए उसके बाद मार्च 20 में ये 600 के करीब था, तो आज ये 4400 के करीब, यानी आपको करीबन 7 गुना बढ़त इसमें दिख रहा है। ये इसके और कुछ एविडेंस की जरूरत नहीं है कि वर्ल्ड एक रिकवरी स्टेज पे बहुत जल्द पहुंच रही है। ऐसी हालत में, राइट, तो फेड जो यूएस मार्केट के सेंट्रल बैंकर है, उनकी सोच क्या है, क्यों इसमें ये ग्रोथ में भी एक रिस्क है, ये बात अब सबको समझना चाहिए। क्योंकि ग्रोथ के आंकड़े देखे तो बोले अरे सभी अच्छी है तो स्टॉक मार्केट को भी अच्छा करना चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि अच्छी ग्रोथ के साथ क्या होगा कि आपको लिक्विडिटी का विड्रॉल होगा। इतने दिन से क्योंकि ग्रोथ की कमी थी, सभी सेंट्रल बैंक, फेड ले जो, ईसीबी ले लो, हमारे आरबीआई भी ले लो, वो लिक्विडिटी को पंप कर रहे थे और वो आके मार्केट को बढ़ा रही थी। अब जैसे ही ग्रोथ की वापसी दिखती है तो नेचुरली वो लिक्विडिटी की जरूरत नहीं रहेगी। इनफैक्ट अगर उन्होंने लिक्विडिटी कम नहीं किया तो इन्फ्लेशन अब भयंकर बढ़ सकता है और उनके इकोनॉमिक ग्रोथ को टेपर कर सकता है। इसलिए लिक्विडिटी की विड्रॉल एक मैटर ऑफ टाइम आप कह सकते हैं। जब भी उनको एक खास चीज दिख रही है कि ग्रोथ की वापसी के साथ इन्फ्लेशन की वापसी, तब वो लिक्विडिटी को कम करेंगे और इंटरेस्ट रेट को भी हाइक करेंगे। अब स्थिति ऐसी है कि लकीली वैक्सीनेशन इतना प्रोग्रेस होने के बावजूद करीबन थर्ड वेव के बाद अभी फोर्थ वेव की बात चल रही है, तो एक डर अभी भी है कि शायद कोविड की वापसी आ सकती है। तो फेड भी थोड़े शांति से ले रहे हैं अपना डिसीजन मेकिंग। तो पहले 2021 के एंड में, यानी इस नवंबर दिसंबर में टेपरिंग का शुरुआत का बात हो रहा था, अब बात हो रही है कि हम उसको थोड़ा 2022 के जनवरी फरवरी मार्च में शिफ्ट करेंगे। तो
जब भी ये होती है तो समझिए कि लिक्विडिटी का विड्रॉल से मार्केट को जरूर कुछ झटका लगेगा। तो ये ग्रोथ में खास चीज ये है कि मार्केट को शॉर्ट टर्म में झटका लग सकता है, मगर लॉन्ग टर्म में इमर्जिंग इकोनॉमी जैसे इंडिया के लिए एडवांस देशों की ग्रोथ एक अच्छी खबर है। तो लॉन्गर टर्म ग्रोथ के लिए वो ग्रोथ जितना जल्द आ जाए अच्छी है, मगर शॉर्ट टर्म मार्केट के लिए ये एक बड़ा रिस्क है। तो स्थिति को देखने की जरूरत है। हर फेड के रिव्यू के टाइम में जो डेटा आंकड़े सामने आते हैं उसके बेसिस पे फेड डिसीजन लेगी। मगर एक अच्छी चीज जो फेड ने कह दिया है कि इस बार, पिछली बार टेपरिंग हुआ था 2013 में, याद रखिए, और जब हुआ था तो एक भयंकर झटका लगा था पूरे देश की इमर्जिंग कंट्रीज के करेंसी के ऊपर। हमारी करेंसी को आपको याद होगा 48 के से लेकर 72 तक डिवैल्यू हो गई थी, और रघुराम राजन जी को जहां जाके बेगिंग बॉल लेके $35 बिलियन एनआरआई से पैसा उठाना पड़ा हमारे इकोनॉमी को ठीक करने के लिए। तो इस बार मगर फेड ने यह कह दिया है कि हम टेपरिंग यानी लिक्विडिटी का विड्रॉल पहले करेंगे, और रेट हाइक की बात जो है वो हम 2023 की बात करेंगे। तो इसको दोनों को डीलिंग करने से ही एक शांति आ जाती है कि उतना झटका नहीं लगेगा। और ये हमारे रिजर्व बैंक के लिए भी एक अच्छी खबर है, क्योंकि जैसे वहां पे रेट बढ़ती है तो रिजर्व बैंक के सामने एक दिक्कत आती है, क्योंकि उधर रेट को अगर इन्होंने रेट नहीं बढ़ाया तो करेंसी बहुत वीकन हो गई। तो एक बैलेंस करने की जरूरत है। तो अभी उसको ब्रीदिंग स्पेस मिल गया आरबीआई को भी कि यहाँ पे कोई रेट हाइक की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए यूएस के रेट हाइक के कारण। ठीक है। तो ये रिसेंटली एक तो ये कोविड के फोर्थ वेव की बात हो रही, दूसरी ऑयल और अदर कमोडिटी की प्राइस जो बढ़ रही है उसके कारण ही शायद ग्रोथ को रिस्क हो सकता है, क्योंकि यूसेज कम होगा ना, डिमांड कम हो जाएगी अगर दाम बढ़ते हैं ना। तो ये एक कंसर्न भी है जिसके कारण वो अभी पुश कर रहे हैं टेपरिंग को। इसके अलावा ग्लोबल ग्रोथ एक सॉलिड फुटिंग में लग रही है, तो इट्स अ मैटर ऑफ टाइम कि कब ये टेपरिंग आ जाएगी। और लास्ट लाइन में मैंने लिखा है जो बात अभी मैंने की कि इस बार 2013 की तरह उतना झटका नहीं लगेगा। क्यों मैं कह रहा हूं, तो इंडिया को स्टडी करके ये चीज आपको बताते हैं कि इस बार क्या हुआ है कि एफडी और एफआईआई के फ्लोज जो आए थे हमारे देश के अंदर, आरबीआई ने करीबन $164 बिलियन का एक्रीशन हमें मिला था फॉरेक्स रिजर्व में। आज $640 बिलियन के लेवल में है। तो इससे क्या कंफर्ट मिलता है हमें? कंफर्ट ये मिलता है कि अगर कोई झटका आए तो आरबीआई के पास डॉलर है उस करेंसी वीकनिंग को जाके काउंटर करने के लिए। तो यही उम्मीद से चल रहे हैं कि इस बार उतना बड़ा झटका नहीं लगेगा, क्योंकि आरबीआई के पास बहुत ढेर सारा डॉलर हाथ में है। इतना तक कि करीबन 14 महीने के इंपोर्ट के लिए जितने डॉलर चाहिए वो हमारे हाथ में ऑलरेडी है, वेयर 2013 में एक महीना का रिजर्व ही हमारे हाथ में था। तो ये चीज इंडिया के लिए खास पॉजिटिव है, क्योंकि आप देखें तो दो देश के बीच की करेंसी की बात हम करें, राइट, तो यूएस डॉलर आईएनआर में क्या हुआ है पिछले 3 साल में, फर्स्ट टेबल में देखिए 2.5% का वीकनिंग हुआ है। यानी आरबीआई ने क्या किया, जो पैसा आया था उसको पूरा का पूरा करेंसी को डिफेंड करने में इस्तेमाल नहीं किया, बट उनके रिजर्व्स को बढ़ा दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि उन्होंने खाली नहीं तो 2.5% के अलावा ये 0% भी हो सकता था, मगर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 600 के बराबर 200 बिलियन हो जाते थे। तो ये एक बहुत स्मार्ट डिसीजन लिया है आरबीआई ने कि थोड़ा बहुत रुपये को वीकन होने दीजिए। अब आने वाले दिन में क्या ये वीकनिंग और हो सकती है? बिल्कुल, क्योंकि और भी जगह है कि जेन्युइन क्या होनी चाहिए इंडियन करेंसी का रेट, देखिए उसको और भी वीकनिंग होने की चांसेस है। क्यों मैं कह रहा हूं, आप देखिए कि इंटरेस्ट रेट पैरिटी प्रिंसिपल इसको डिसाइड करता है। आप इस लाइन के अंदर सेकंड टेबल में देखेंगे 10 ईयर का हमारा जीसेक का रेट आज 6.35 है। तो पिछले 4-5 क्वार्टर यानी 2019 से मैंने लिया है, करीबन 6 से 6.5 के लेवल पे चल रही है। और यूएस का 10 साल वाला रेट शायद 1.5%, बीच में थोड़ा गिर गया था मगर 1.5%। यानी ये डिफरेंस जो है वो करीबन 4.5 से 5.5%। अभी टेक्स्ट बुक क्या कहती है कि ये जो इंटरेस्ट रेट का डिफरेंशियल है वही करेंसी का डिप्रिसिएशन में आना चाहिए। यानी अगर लास्ट लाइन में देखिए 10 साल में, राइट, हमारी करेंसी की डिप्रिसिएशन हुई है 4.9%, और इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल भी करीबन उसी लेवल पे है। तो लॉन्गर टर्म में
करीबन 4.5-5% की डिप्रिसिएशन रुपये में हो सकती है। तो आरबीआई ने 2.5 अलाउ किया है, तो और 2.5 आसानी से अलाउ कर सकता है हमें फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ये मजबूती हमारे हाथ में है और इंडिया को खास करके ये पॉजिटिव है, क्योंकि चाइना के अलावा आप बाकी देशों के साथ कंपेयर कीजिए फॉरेक्स रिजर्व का एडिशन, तो इंडिया दूसरा नंबर पे है चीन के बाद। तो ये खासकर इंडिया के लिए एक फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस फॉरेक्स रिजर्व बन गया, इसलिए टेपरिंग के कारण उतना झटका हमारे करेंसी मार्केट और हम स्टॉक मार्केट में उतना नहीं लगेगा, यही गुंजाइश है। तो ये खास चीज रख लीजिए। अब इंडियन इकोनॉमी के ऊपर ध्यान डाइवर्ट करते हैं। तो पहली चीज कोविड का हालत उधर देखा हमने, हमारी स्टेट में कोविड का हालत भी सेकेंड वेव के बावजूद डेली इन्फेक्शन का ग्राफ और डेथ्स का ग्राफ 7 डे मूविंग एवरेज दोनों सेकेंड वेव के टाइम में पीक होने के बाद आज फ्लैटन हुए हैं, यानी हमने सेकेंड वेव को अच्छी तरह कंट्रोल कर दिया। तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए अच्छी खबर है। तो अब इकोनॉमिक एक्टिविटी के ऊपर एक ध्यान देते हैं। तो गूगल का मोबिलिटी इंडिकेटर एक बहुत अच्छी तरीके होते हैं कि क्या इकोनॉमिक एक्टिविटी वापसी दिख रही है। तो इसमें देखिए, चाहे वो रिटेल की स्पेस में हो, वर्क प्लेस में हो, ट्रांसिट में हो या ग्रोसरी में हो, हर जगह में सेकेंड वेव के गिरावट के बाद एक वी शेप या यू शेप रिकवरी सामने दिख रही है। यानी हमारी कंट्रोल जो किया है केसेस को, उससे इकोनॉमिक एक्टिविटी का भी बाउंस बैक दिख रहा है। तो शॉर्ट टर्म में कुछ फ्रीक्वेंसी ट्रैकर्स इकोनॉमी के हम देखेंगे। तो पहली चीज है पीएमआई, जो कि एक अच्छा इंडिकेटर है कि फ्यूचर में, यानी फ्यूचर माने इमीडिएट फ्यूचर, अगले 3-4 महीने में क्या होने वाला है डिमांड को और सप्लाई को सर्विसेज सेक्टर में और मैन्युफैक्चरिंग। तो इसके आंकड़े ये बताते हैं कि अगर 50 के नीचे हैं तो कंट्रैक्शन मोड में है इकोनॉमी, और 50 से ऊपर है तो एक्सपेंशन, और उसकी ट्रेंड लाइन की भी देखने की जरूरत है। तो आप देख रहे हैं सेकंड वेव पे मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई, सर्विसेज पीएमआई दोनों 50 के नीचे गिर गए थे। ये काला लाइन जो बीच में वो 50 वाला लाइन है, और अब ट्रेंड लाइन भी ऊपर बढ़ रहा है और दोनों 50 के ऊपर आ गए हैं, यानी एक्सपेंशन मोड में है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और सर्विसेज सेक्टर। ये खबर तो अच्छी खबर है। एट द सेम टाइम अनएम्प्लॉयमेंट, जिसके ऊपर भी धक्का लगता है लॉकडाउन के टाइम में, फर्स्ट लॉकडाउन और सेकंड लॉकडाउन दोनों में अनएम्प्लॉयमेंट की स्पाइक हुई थी, पर उस स्पाइक के बाद रूरल अर्बन दोनों जगह में एक अप्रिशिएबल रिकवरी आपको अनएम्प्लॉयमेंट में दिख रही है, वो भी एक अच्छी खबर है। तीसरी है गवर्नमेंट की ओर से जो खर्चा होती है गवर्नमेंट का, वो परचेसिंग पूरा का पूरा वो ई वे बिल के थ्रू करते हैं। तो नेचुरली सेकेंड वेव में ड्रॉप और वी शेप रिकवरी उधर भी दिख रही है। तो टू सम इट अप, समरी इंडिकेटर अगर देखेंगे तो नोमुरा एक इंडेक्स ऑफ बिजनेस असम्पशंस क्रिएट करती है सभी सेक्टर को जोड़ के हुए। तो मार्च 2020 में, बिफोर द कोविड, उन्होंने उसको 100 का लेवल दिया। तो फर्स्ट लॉकडाउन में 45 तक गिर के फिर फर्स्ट वेव को कंट्रोल करते हुए हमने 95 तक पहुंचा दिया था रिजम्पशन को। फिर सेकेंड वेव आके उसको 60 तक गिरा दिया था। अब रिकवरी में देखिए, हमने उस 100 के लेवल को पार करके 108 के आंकड़े पहुंच गए हैं, यानी करीबन 8 से 10% इकोनॉमी की हालत प्री कोविड लेवल से बेहतर बन चुकी है। तो ये एक अच्छी एविडेंस है स्टॉप रिकवरी की, राइट। और अब आने वाले दिन की प्रिडिक्शन करें तो हमें ध्यान देना चाहिए कि ये थर्ड वेव की जो बात हो रही है उसको कैसे कंट्रोल करें। तो उसको वैक्सीनेशन एक ही पास हमारे पास उपाय है। और 18 अक्टूबर के दिन आप देखेंगे तो करीबन 77% अडल्ट पॉपुलेशन को हमने एटलीस्ट एक डोज दे दिया है। तो ये अच्छी प्रोग्रेस है। और करीबन समझिए कि 32% को दोनों डोसेस, राइट, देने की प्रोग्रेस हमने किया है। तो ये थर्ड वेव को कंट्रोल करने में बहुत सहायता देगी। और उसके अलावा और भी अगर वैक्सीनेशन की स्टोरी बढ़ रही है तो नॉर्मल रेट में आप देखें तो करीबन जनवरी एंड तक हम 100% अडल्ट पॉपुलेशन को कर सकते हैं। मगर अगर गवर्नमेंट अपनी कोशिश के थ्रू दुगना करती है वैक्सीनेशन के रेट को, तो शायद नवंबर एंड तक भी ये 100% अडल्ट पॉपुलेशन की वैक्सीनेशन हमारे हाथ में आ जा सकता है। तो फिर से थर्ड वेव आ गई तो भी इकोनॉमिक की डिसरप्शन, सप्लाई साइड डिफरेंस उतनी नहीं होगी। तो ये भी एक अच्छी खबर है हमारे इकोनॉमिक रिकवरी के लिए। इसके अलावा फिस्कल डेफिसिट गवर्नमेंट की जो प्रोजेक्ट किया था
उसके लिए अच्छी बात यह है कि सभी टैक्स के जो कलेक्शन है, रिसीट्स है, वो आंकड़े प्रोजेक्टेड से बेहतर आगे दिख रहे हैं। ये स्क्वायर में जो दिखाया हमने, सीएस सेंट्रल गवर्नमेंट की है, और शार्प इंक्रीज इन फिस्कल रेवेन्यू आया है, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी के साथ जीएसटी का कलेक्शन, इनकम टैक्स का कलेक्शन, ये सब भी बढ़ गए हैं। तो ये अच्छी खबर है, क्योंकि देश के लिए गवर्नमेंट की फिस्कल सिचुएशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर फॉरेनर का पैसा हमारे देश में आना चाहिए, तो सेंटर का ये सिचुएशन और उसके साथ स्टेट्स के सिचुएशन में भी एक अच्छी डेवलपमेंट है। उतना नहीं जितना सेंट्रल में है, पर फिर भी एक पॉजिटिव स्थिति, फिस्कल सिचुएशन स्टेट्स के भी दिख रहे हैं। तो ये भी एक अच्छी खबर है फ्रॉम अ रिस्क ऑफ द कंट्री पर्सपेक्टिव। और ओवरऑल आज इस रिकवरी के कारण, इस ग्राफ में ये येलो लाइन जो दिख रहा है, वो थी कि कोविड के पहले हमने क्या सोचा था इंडिया का जीडीपी का ग्रोथ रेट। अब कोविड के बाद नेचुरली गिरावट आई थी, बट अगर देखिए वो तेजी इतना पकड़ चुकी है कि प्री कोविड का जो ग्लाइड पाथ था उससे कई बेहतर आगे वाले ग्रोथ दिख रहा है। यानी इंडियन इकोनॉमी का बाउंस बैक खाली प्रीवियस लेवल तक बाउंस बैक नहीं है, पर उसको भी पार करते हुए, जैसे नोबेरा का इंडेक्स में भी दिखा, आगे तेजी से बढ़ने की एक गुंजाइश है। राइट। तो समराइज करने के लिए हम कह सकते हैं कि इंडिया राइडिंग द रिकवरी है, और ये है समरी जो बात अभी मैंने कही, उसी को हमने वापस दोबारा इधर लिखा है। और इस चीज के साथ मार्केट की ओर हम ध्यान अभी दिलाते हैं। तो मार्केट में खबर क्या है कि एफआईआई की इक्विटी फ्लोज ही हमारे मार्केट को कंटिन्यूसली सपोर्ट दे रही है। आप देखिए 2019 में $14 बिलियन, 2020 में $23 बिलियन, और इस साल में अब तक $8-8.5 बिलियन का पैसा एफएस का आया है। और खास बात यह है कि खाली ये लंप में नहीं आया, कंसिस्टेंटली क्वार्टर ऑन क्वार्टर, एक्सेप्ट फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव के टाइम को छोड़कर, आप देखिए कंसिस्टेंटली क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये एफआईआई के फ्लोज हमारे देश को पहुंचे हैं। और बाकी देश के कंपैरिजन में इंडिया और इंडोनेशिया अलग है इन टर्म्स ऑफ एफआईआई फ्लोज। कोरिया, ताइवान, फिलीपाइंस आइलैंड में देखिए कभी ज्यादा, कभी कम, कभी लाल निशान, कभी ब्लैक, मगर इंडिया और इंडोनेशिया को कंटिन्यूअसली एफआईआई का फ्लोज पॉजिटिव मिल रहा है। तो नेचुरली कारण क्या है? क्योंकि ये वी शेप्ड रिकवरी के पीछे निफ्टी की ईपीएस में भी एक वी शेप्ड रिकवरी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। करीबन 26% की ईपीएस ग्रोथ 21, 22, 23 3 साल की एवरेज अगर निकालें तो सामने दिख रहा है कि यानी 865 की ईपीएस का लेवल 2033 के एंड में दिख सकता है। यही उम्मीद लेकर ये एफआईआई हमारे लार्ज कैप में पैसा डाल रहे हैं। और निफ्टी की प्रॉफिटेबिलिटी जो उधर एक्सपेक्टेशन मैंने दिखाया, ये रियलिटी है कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो आप देख रहे हैं कि सेकेंड वेव के बाद कैसे छलांग लगा रही है निफ्टी की कंपनियों की अर्निंग्स। तो एक तरह से जो फॉरेनर्स का एक्सपेक्टेशन था वो जस्टिफाइड रहा है इन टर्म्स ऑफ द एक्चुअल अर्निंग्स जो कंपनीज दिखा रही है। और इसीलिए जिन्होंने भी एफआईआई इंडिया को पैसा दिया वो आज खुश है। क्यों मैं कह रहा हूं? ये देखिए यहाँ पर डेवलप मार्केट का इंडेक्स, इमर्जिंग मार्केट का इंडेक्स, अमेरिका का इंडेक्स और इमर्जिंग एशिया का इंडेक्स, ये सबको हमने लिखा है। और बीच में जो काला लाइन है वो है इंडिया का इंडेक्स, एमएससीआई इंडिया। देखिए सबसे बेहतर परफॉर्मेंस फ्रॉम पैंडेमिक लेवल, दैट इज मार्च 20 से आज तक देखें तो सबसे बेहतर परफॉर्मेंस इंडियन स्टॉक मार्केट ने दिया है एफआईएस को। तो ज्यादा पैसा उन्होंने दिया, मगर वो भरोसा फेल नहीं हुआ। उनको रिटर्न भी सभी मार्केट के कंपैरिजन में इंडियन मार्केट से मिला है। और ये एक लॉन्गर टर्म में आपको दिख रहा है कि 18 महीने में स्थिति, मगर अगर इस साल के कैलेंडर ईयर की बात करें फिर भी आधे देशों ने नेगेटिव रिटर्न दिलवाया है, आधे पॉजिटिव, और उस पॉजिटिव के अंदर बिल्कुल बीच में इंडिया ने 26% रिटर्न दिलवाया है एफआईआई को हमारे स्टॉक मार्केट के तलवा। यानी एफआईआई ने जो पैसा दिया वो बहुत संतुष्ट है रिटर्न के साथ। इसलिए आने वाले दिन में एज लॉन्ग एज इंडिया की ग्रोथ स्टोरी की आउटलुक पॉजिटिव रहती है, ये पैसा कम होगा उसके पीछे उतना डर नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनकी पास एक्सपीरियंस अच्छी रही है। राइट। तो इसके साथ डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स दो कंसिस्टेंटली मार्केट को सपोर्ट दे रहे थे। लास्ट ईयर कोविड वाले साल में उन्होंने पैसा 56,000 करोड़ निकाला
था, मगर इस साल वो भी थोड़े धीरे धीरे 15,000 करोड़ का पॉजिटिव परचेसिंग डोमेस्टिक एमएफ्स ने भी किया है। इसके अलावा आप सबको पता है कितने नए डीमैट अकाउंट खुल के रिटेल इक्विटी इन्वेस्टर्स ने भी निवेश किया है पैसा मार्केट के अंदर। तो ये स्थिति को सही तरह समझने सके, मैंने एक्चुअल आंकड़े यहाँ दिखाए हैं कि पहला टेबल जो है वो पिछले साल के 4 क्वार्टर, हर क्वार्टर में एफआई ने पॉजिटिव दिया था फर्स्ट लाइन, और थर्ड लाइन में हर क्वार्टर में एमएफ्स ने बेचा था क्योंकि इन्वेस्टर्स रिडीम कर रहे थे और उनको भी कॉन्फिडेंस इतना नहीं था इकोनॉमिक रिकवरी के ऊपर। मगर इस साल की बात देख लीजिए आप, इस क्वार्टर में थोड़ा नेगेटिव है क्योंकि वैल्यूएशन की थोड़ी डर है, मगर अप्रैल में, जून और जुलाई, अगस्त, सितंबर में एफआईएस ने भी सपोर्ट किया है और एमएफ ने एफआईएस से ज्यादा। तो बात नोट करने वाली बात यह है कि एफआईआई से 3 गुना एमएफ ने परचेसेस किया है ये अप्रैल से आज तक। यानी एमएफ फंड मैनेजर्स और एनालिस्ट की आउटलुक इंडियन इकोनॉमी की ओर पॉजिटिव होने के कारण वो अपना परचेसिंग और भी ज्यादा कर रहे हैं, इसलिए एफआई ने विड्रॉ किया तो डोमेस्टिक ने भी थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग किया, मगर ओवरऑल आज डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल फ्लोज का सपोर्ट भी है मार्केट को। तो इसीलिए क्या है स्थिति कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप ये तीनों इंडेक्स में बढ़त दिख रही है। अब यहाँ पे एक चीज देखिए, बीच में मार्च 20 है और उसके बाद वाला चलन अब देखेंगे, आपको आंकड़े क्या बताते हैं कि स्मॉल कैप ने सबसे बेहतर रिटर्न दिया, उसके बाद मिड कैप ने, उसके बाद लार्ज कैप ने। तो सिचुएशन बनती है कि लोग पूछ रहे हैं कि अरे स्मॉल कैप में इतना रिटर्न हो गया तो क्या ओवर वैल्यूड है, क्या इसके बाद रिटर्न आएगा? तो इसको लिए मैंने यह स्लाइड पे दिसंबर 17 से मैंने ये ग्राफ को ड्रॉ किया है, क्योंकि दिसंबर 17 में मार्केट का पीक था, उसके बाद करेक्शन जो हुआ, इंडियन इकोनॉमी की डाउनटर्न शुरू हुई थी, राइट? तो मिड एंड स्मॉल कैप में ज्यादा करेक्शन हुआ था उस वक्त। तो इसीलिए अगर दिसंबर 17 से आज तक देखे तो आप बात ये देख रहे हैं कि निफ्टी ने 76% रिटर्न दिया है क्योंकि एफआई की फ्लो सपोर्ट कर रही थी। मिड कैप में खाली 56 और स्मॉल कैप ने उससे भी कम। यानी ओवरऑल अभी भी एक लॉन्गर टर्म टाइम फ्रेम की बात करें तो मिड एंड स्मॉल कैप लार्ज कैप को अंडर परफॉर्म ही कर रही है। तो आने वाले दिन में ये जरूरत नहीं है कि आज आप देख रहे हैं खाली कोविड के बाद वाली स्थिति को देखकर डरिए मत मिड एंड स्मॉल कैप में, ये फ्यूचर इनकी परफॉर्मेंस अपने इकोनॉमी की परफॉर्मेंस से ज्यादा जुड़ चुकी है, और इसलिए अगर इंडियन इकोनॉमी की आउटलुक अच्छी है तो डेफिनेटली मिड एंड स्मॉल कैप में और भी बेहतर रिटर्न देने की शक्ति है, राइट? सेकेंड चीज जो आपको याद रखनी चाहिए कि ये मिड, स्मॉल, लार्ज कैप एज ए रिजल्ट हम देखते हैं, बट एक्चुअली फंड मैनेजर जाके प्योरली लार्ज कैप, प्योरली मिड कैप, एक फिक्सिंग कैप और डाइवर्सिफाइड फंड में नहीं करता है। वो पहले सेक्टर को चुनता है और वो सेक्टर के अंदर की परफॉर्मेंस ही आपको कैप कवर की परफॉर्मेंस में रिजल्ट होती है। तो मैं क्यों, ये 2007 से देखिए बात क्या दिखा रहा हूं मैं कि हर साल बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर बदलती है, डाइवर्स परफॉर्मेंस आती है। तो फंड मैनेजर को भी कॉन्स्टेंटली अपना सेक्टर रोटेशन करने की जरूरत है टू कैप्चर दैट सेक्टर विच विल डू वेल। क्यों मैं ये बता रहा हूं, अगर 2007 में देखिए जब 2003 टू 8 की पीक थी, राइट? तो 2007 में कौन सी बेस्ट परफॉर्मिंग थी? कैपिटल गुड्स, मेटल्स, ऑयल एंड गैस। अब देखिए लास्ट में क्या हो रहा है, आज वापस कैपिटल गुड्स, मेटल्स वापस अव्वल नंबर पे आ रहे हैं। यानी इकोनॉमिक साइकिल में बीच में ये सब सेक्टर्स को भयंकर डंडा मिला था और बहुत अंडर परफॉर्म कर रही थी, मगर जैसे ही साइकिल, तो ये 7 वाली मैटर क्या थी, 2003 से 7 हमारी इकोनॉमी की बुल रन थी। और हमारा ये मानना है कि हम उस स्थिति में हैं कि अगले 5 साल में ये सेम 2003 से 7-8 वाली स्थिति वापस रिपीट हो सकती है। तो अभी जो सेक्टर रोटेशन करने की जरूरत है उसको, इसको मन में रख के करना होगा। तो हर साल की कलर कोडिंग से मैं यही बता रहा हूं कि ब्लाइंडली सेक्टर को लेके टिके रहना गलत चीज है। साइक्लिकलिटी के हिसाब से आपको सेक्टर बदलना होगा और वही फंड मैनेजर्स करने की कोशिश करते हैं। और यही बात यहाँ पे भी दिख रही है कि 1 मंथ रिटर्न, 3 मंथ रिटर्न, 6 मंथ, 1 ईयर, 3 ईयर में देखिए 1 मंथ में कुछ सेक्टर्स ने नेगेटिव दिया, वही है सेक्टर्स जिन्होंने बहुत भयंकर रिटर्न दिया है 3 साल में। तो सेक्टर रोटेशन की बात साफ साफ सामने दिखती है। एट द सेम टाइम कोविड के पहले से कोविड के बाद, कोविड की इंपैक्ट जिस सेक्टर के ऊपर लगी थी और कोविड के बाद कौन सी सेक्टर ने बाउंस बैक किया, जमीन आसमान का फर्क है। तो कॉन्स्टेंटली हमें सिचुएशन के हिसाब से सेक्टर का रोटेशन करना है, वही फंड मैनेजर्स करने की कोशिश करते हैं, राइट? तो ऐसी हालत में अभी मार्केट के सामने जो आउटलुक में अभी पेश करने वाला, शॉर्ट टर्म
ग्रोथ की आउटलुक अच्छी है, मैंने बताया कि ईपीएस ग्रोथ भी अच्छी है, इंडिकेटर्स भी अच्छे हैं, वैक्सीनेशन की स्टोरी भी अच्छी है। तो शॉर्ट टर्म में पॉजिटिव जो इंडिया के लिए है, मगर मार्केट के लिए रिस्क फैक्टर शॉर्ट टर्म में क्या है? एक है अमेरिका में जो रहा है, जैसे मैंने बताया अमेरिका में अगर जल्दी ग्रोथ की वापसी होती है तो वो एक टेपरिंग जल्दी हो सकती है, तो एक लिक्विडिटी का रिस्क आ सकता है। कमोडिटीज एक रिस्क है, क्योंकि कमोडिटीज अगर प्राइस बहुत बढ़ती है, इंडिया एक कमोडिटी इंपोर्टिंग कंट्री है, चाहे वो ऑयल हो या कुछ और भी चीज हो, तो हमारे लिए वो नेगेटिव लग सकती है हमारी ईपीएस ग्रोथ और इकोनॉमी के लिए। तो ये सब रिस्क फैक्टर्स हमें ध्यान में रखने की जरूरत है, इसलिए मैंने बबल में दिखाया, जो बड़ी बबल है वही बड़ी रिस्क है, जैसे मैंने कहा यूएस, फेड और कमोडिटीज ही सबसे बड़ी बबल है। अब ध्यान दिलवाते हैं मीडियम टर्म के ऊपर। क्यों मैं कह रहा हूं कि एफआई का पैसा मिक्स पैसा होता है, कुछ पैसा होता है सॉवरेन वेल्थ फंड यानी गवर्नमेंट की ओन अपनी पैसा, जो फिक्र नहीं करते कि टाइम फ्रेम के बारे में, या पेंशन फंड होते हैं जो 10 से 30 साल तक का निवेश करते हैं, या फिर शॉर्ट टर्म हेज फंड्स भी रहते हैं जो महीने 1 साल तक का इन्वेस्टमेंट निवेश करते हैं। तो इसमें क्या है कि हमें ये ध्यान में रखना चाहिए, कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए अगर शॉर्ट टर्म में करेक्शन होती है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है, अगर उनको फ्यूचर आउटलुक पॉजिटिव होती है, राइट। तो मेरा यही कहना है कि हमारी फ्यूचर आउटलुक को हमें अच्छी तरह से देखना चाहिए कि कौन से लॉन्ग टर्म एफआईएस अभी भी खरीदारी करेंगे, और हमें भी उनके साथ जोड़ के हमारी एलोकेशन भी उनके साथ करने की जरूरत है। तो कौन से ऐसे चीज है जो इंडियन इकोनॉमी को एक फ्यूचर में अच्छे परफॉर्मेंस दिलवा सकती है? तो इसको मैं कहता हूं कि देयर आर 6 इकोनॉमिक साइकिल्स, ये खास करके आप याद रखिए, जो हमारी देश को 2003 से 10 वाली मैक्रो अपटर्न जो इकोनॉमी में थी उसको वापस दिलवा सकती है। ये 6 साइकिल को मैंने हैप्टिक इफेक्ट यानी फर्स्ट लेटर्स ऑफ ऑल दीज साइकिल्स HAPDIC, H माने हाउसिंग, A माने एसेट क्वालिटी, P माने कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी, D माने डीवलेवरेज यानी डेट को पे डाउन करके अपना डेट इक्विटी रेशियो इंप्रूव करना, I इज इंटरेस्ट रेट साइकिल और C इज कॉर्पोरेट कैपेक्स साइकिल। ये 6 इकोनॉमिक साइकिल साथ में आज एक स्थिति में है कि वो सब एक अच्छी स्थिति को आगे वाले दिन में बता रही है। खास करके क्यों मैं ये कह रहा हूं कि अगर साइकिल की बात करें तो 4 अलग साइकिल में चलती है इकोनॉमी, राइट। एक साइकिल होती है कि राइजिंग ट्रेंड में है, फिर उसके बाद राइज होने के बाद एक मैच्योरिटी ट्रेंड होती है, स्टेबल सा रिटर्न आता है, उसके बाद डिमांड सप्लाई की स्थिति के कारण सप्लाई डिमांड से आगे चलता है तो डिक्लाइन शुरू होती है। तो डिक्लाइन होते होते एक स्थिति आता है कि बहुत डिक्लाइन होने के बाद बॉटमिंग में होती है, तो बॉटमिंग के बाद अगला स्थिति होता है राइजिंग का स्थिति। तो ये सर्कल में, इसको साइकिल को कहते हैं, सर्कल में ये 6 जो मैंने बताया आपको कहां पे है आज। तो राइट साइड में है फर्स्ट क्वार्टर 20 यानी 2020 कोविड के क्वार्टर, और ये है फोर्थ क्वार्टर 21 अब जो चल रहा है। तो क्या हुआ है कि ये सब साइकिल्स 2020 के फर्स्ट क्वार्टर में कोविड के कारण और उसके पहले वाली जो हमारी इकोनॉमी की डाउन टर्न थी उसके कारण सभी बॉटमिंग स्टेज में थे। तो अब इनमें से कुछ स्ट्रेट अवे मैच्योरिंग स्टेट पे आ गए हैं, जैसे इंटरेस्ट रेट्स। दूसरे मैच्योरिंग स्टेज पे आ गए हैं, वो है एसेट क्वालिटी, यानी ये दोनों में ऑलरेडी सुलभ दिख रहा है, ऑलरेडी अच्छी स्थिति में आ गए हैं। और अभी आने वाले दिन में आने वाले एसेट क्वालिटी इंटरेस्ट रेट जो राइजिंग में थे वो यहां से यहां पहुंचने तक हाउसिंग, कॉर्पोरेट प्रॉपर्टी, कॉर्पोरेट कैपेक्स सब उनको फॉलो करेंगे, राइट। तो अभी इकोनॉमिक हालत यह है कि बॉटमिंग टू राइजिंग की स्थिति में ये 6 साइकिल साथ में जा रहे हैं। तो हर एक को हम इंडिविजुअली देखेंगे, तो पहला एक में समरी आपको पेश करता हूं, यही 6 साइकिल में क्या हो रहा है, उसके बाद डिटेल में स्लाइड्स है हर एक का, मन में पहले ही एक समरी आपको बता देता हूं ताकि आपके मन में आ जाए कि ओवरऑल डायरेक्शन क्या है। हाउसिंग साइकिल H, हाउसिंग साइकिल में 7 साल के डाउन टर्न के बाद 2021 में एक अप टर्न सामने दिख रहा है, राइट। तो बॉटमिंग से राइजिंग का टर्न हाउसिंग में हो रहा है। एसेट क्वालिटी में ग्रॉस एनपीएल रेशियो मार्च 18 के लेवल के कंपैरिजन से 5% गिर गए हैं आज। प्रोविजन की कॉस्ट बैंक्स को गिर गई है और क्रेडिट ग्रोथ भी एकदम डाउन पे है, तो इसके बाद और डाउन होने की चांसेस नहीं है, तो अप साइकिल के लिए स्टेज रेडी है, राइट।
प्रॉफिटेबिलिटी, कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स पिछले 3-4 साल में एवरेज कॉर्पोरेट प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ स्टॉक मार्केट कंपनीज खाली 0.4%, मगर FY20 to 22 की अर्निंग्स ग्रोथ, क्योंकि 20 बहुत खराब साल था, करीबन 50-51% की अर्निंग ग्रोथ सामने दिख रही है। और उसके बाद वाले 3 साल 2022 से 24 में भी 15% पर एनम की कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ सामने दिख रही है। नेचुरली स्टॉक मार्केट को इसको रिफ्लेक्ट करना होगा इन टर्म्स ऑफ द प्राइसेस, राइट। फिर डीलिवरेजिंग, यानी डेट बहुत बढ़ गया था क्योंकि डिमांड गिर गया था, सब लोगों के कैपेसिटीज बढ़ गए थे और कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा है था, तो डेट इक्विटी एक बहुत खराब चीज थी मार्केट के लिए। मगर पिछले 3-4 साल में क्या हुआ है कि जो भी कैश आता है उन्होंने, क्योंकि फ्रेश कैपेसिटी में निवेश नहीं किया, उन्होंने उस कैश को और इक्विटी मार्केट को भी, क्योंकि इक्विटी मार्केट भी बॉयंट है, तो जाके उसमें भी राइट्स इशू करके वो पैसा इकट्ठा करके अपना डेट को कम कर दिया। कितना? 1 का डेट इक्विटी रेशियो ओवरऑल मार्केट का आज 0.7, यानी 30% की गिरावट डेट इक्विटी रेशियो में। तो आज इनकी रेटिंग्स अच्छी स्थिति में है और इंटरेस्ट रेट्स भी कम है, तो आज बोरोइंग के लिए वक्त सही है, क्योंकि कॉर्पोरेट्स की अपनी जो हालत, हेल्थ उन्होंने इंप्रूव करके रखा है, तो बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स आसानी से उनको पैसा देंगे और जो भी कैपेक्स प्लान कर रहे हैं उनको आसानी से फाइनेंसिंग मिल सकता है। तो ये डीलिवरेजिंग का साइकिल भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। उसके साथ इंटरेस्ट रेट साइकिल, अभी हमने बताया था कि इंटरेस्ट रेट साइकिल ऑलमोस्ट बॉटम आउट हो गई है। अब इसके बाद और भी रेट कट या और ड्रॉप होगा ये मत समझिए। रेट अभी तो राइज होने हैं, क्योंकि जैसे क्रेडिट का डिमांड बढ़ता है तो रेट्स राइज होंगे, मगर रेट राइसेस एक कंसर्न नहीं है। एज लॉन्ग एज आपको डिमांड सप्लाई से ज्यादा है तो रेट हाइक को आसानी से कंज्यूमर के पास हो सकता है। तो 2003 से 8 का भी टाइम फ्रेम था, वहां पे भी रेट्स गिर नहीं रहे थे, धीरे धीरे बढ़ रहे थे। तो राइजिंग इंटरेस्ट रेट्स एट जेंटल इज एक्चुअली अ साइन ऑफ अ गुड बुलिश इकोनॉमिक रिकवरी। और फाइनली परहैप्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, कॉर्पोरेट कैपेक्स का साइकिल, वो एकदम आज गिर गया है। कैपिटल फॉर्मेशन 2012 के पीक से 7% डाउन है, मगर फ्यूचर के लिए गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेक्स बढ़ रहा है, तो नेचुरली कॉर्पोरेट्स को ही वो सब ऑर्डर बुक मिलेंगे। और प्रॉपर्टी का साइकिल, जिसके बारे में थोड़ी अभी डिटेल में बात करेंगे, वो भी आके रिस्क एपेटाइट को इंप्रूव करेगा। तो अगले 12 से 18 महीने में हम एक स्ट्रॉन्ग कैपेक्स साइकिल को एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो ये था हैप्टिक का एक समरी। अब ईच साइकिल को हम थोड़ी डिटेल में देखते हैं। फर्स्ट, हाउसिंग साइकिल। तो हाउसिंग साइकिल में क्या है कि फर्स्ट चीज है कि आज हाउस की अफोर्डेबिलिटी लेवल, एक एक व्यक्ति के तनख्वाह में से करीबन 28% ही चाहिए EMI के तौर पर एक घर खरीदने के लिए। सेकेंड चीज, होम लोन पेनिट्रेशन आज भी खाली 12% ऑफ GDP में है, तो रूम टू ग्रो बहुत ज्यादा है। तीसरी चीज, रेजिडेंशियल इन्वेंट्री, जो भी फ्लैट्स ऑलरेडी बन चुके थे उसको, उसकी बिक्री में आज इन्वेंट्री 7-8 साल के लो में पहुंच गए हैं, यानी अभी नए फ्लैट्स कोई खरीदने के लिए ज्यादा फ्लैट्स बचे नहीं है, जो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं कंस्ट्रक्शन, राइट। और टॉप 7 सिटीज में 2012 से आज तक बॉटम में है रेजिडेंशियल सेल्स, राइट। तो मगर 2023 के अंदर ये वॉल्यूम के कारण ये मल्टी ईयर हाई टच करने की आशा है। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि प्रॉपर्टी प्राइसेस जो गिर रही थी आज थोड़ी बढ़त शुरू हो गया। जब प्रॉपर्टी प्राइसेस बढ़ेंगे, जब डिमांड सप्लाई से ज्यादा होता है, तो फर्स्ट इंडिकेटर ये है। सेकंड इंडिकेटर, नए लॉन्चेस, डेवलपर्स आके नए लॉन्च और नए सेल्स जो कर रहे हैं, वो एक शार्प वी शेप रिकवरी सामने दिख रही है, यानी लोग खरीद रहे हैं और नए प्रोजेक्ट्स भी लॉन्च हो रहे हैं। तो ये एक अच्छी खबर है जो साइकिल की अपटर्न को प्रेडिक्ट कर रही है, राइट। तो ओवरऑल हाउसिंग में वो अपटिक सामने दिख रहा है। सेकंड, एसेट क्वालिटी की हमने बात कही, तो एसेट क्वालिटी में देखिए फर्स्ट थिंग्स क्या हुआ है कि बैंक ने जो कोविड के प्रोविजन किए बहुत ज्यादा कर दिए थे। आज कुछ बैंक अपने प्रोविजन से डिप करके अपने प्रॉफिटेबिलिटी को फ्लैटन कर रहे हैं, वो एक इंपॉर्टेंट चीज। और सेकंड चीज ये है कि सिस्टमिक बैंक्स एक्सेस प्रोविजंस अभी भी रख रहे हैं, क्योंकि रिस्ट्रक्चरिंग के लिए जो भी आज अप्रूव हो रहा है रिस्ट्रक्चरिंग, उसको अकाउंट करने के बाद भी उनके पास कुशन है, अभी भी कुछ नए सरप्राइजेस नेगेटिव आ गए तो उसको ऑब्जर्व करने के लिए। तीसरी चीज, चेक बाउंस और डेबिट बाउंस रेट भी पीक होके आज वापस गिर रहे हैं। ये सब स्लाइड में आपको बताता हूँ। तो पहली चीज है, ये कुछ खास बैंक
उनकी एस्टिमेटेड बैलेंस प्रोविजन देखिए, खाली फेडरल बैंक ने अपने रिजर्व को यूज कर दिया है, बाकी सब ने अभी भी उन्होंने कुछ ज्यादा कुशन रखा है फ्यूचर में कुछ अगर एनपी आ गए तो कवर करने के लिए। और कोविड की प्रोविजन भी देखिए, सब लोगों ने ज्यादा प्रोविजन करके आज उसको कम कर रहे हैं, और टोटल एनपीएल में भी उन्होंने कवरेज अच्छा किया है। और डेबिट बाउंस की मैंने बात की, वॉल्यूम यानी नंबर ऑफ चेक्स बाउंसिंग और वैल्यू दोनों में देखिए ये पीक हर सितंबर को हमने कंपेयर किया है, तो पीक हुआ कब? सितंबर 20 में, कोविड क्राइसिस के बाद। उसके बाद देखिए 40 से 31, 31 से 25 और ये 31, 25 से 21, यानी इंप्रूवमेंट स्टेडीली दिख रही है इन टर्म्स ऑफ द चेक बाउंस, राइट। तो ओवरऑल इस बैड एसेट का जो साइकिल बना था बैंक्स के लिए, ग्रॉस एनपीएल एज अ परसेंटेज लोन जो बढ़ गई थी 18-19 में, उसके बाद स्टडी डिक्लाइन में आपको बैड एसेट साइकिल रिवर्स होते हुए दिख रहा है। और टोटल बैंकिंग सिस्टम का बैड लोन्स के लिए 70% के करीब प्रोविजनिंग है, तो ये हम मानते हैं कि एक एडिक्वेट प्रोविजन है फॉर द फ्यूचर। तो इसके साथ बैंकों ने भी एक बॉयंट कैपिटल मार्केट और बैंक आरबीआई की सपोर्ट का इस्तेमाल करके अपने कैपिटल एडिक्वेसी को ज्यादा इंप्रूव किया है प्री कोविड के लेवल से बेहतर, राइट। तो अब अगर उनको फ्रेश पैसा इंटरनेशनल मार्केट से उठाना है लेंडिंग को सपोर्ट करने के लिए, तो उनके पास एडिक्वेट कैपिटल एडिक्वेसी है हाथ में, राइट। तो अब तीसरी चीज में आते हैं प्रॉफिटेबिलिटी, कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी की साइकिल। तो इस प्रॉफिटेबिलिटी का आज सिचुएशन क्या है कि 2000 टू 2010 वाले डिकेड में राइज, फिर 10 टू 20 में फॉल, अभी वापस 21 टू 30 में राइज। तो ये एक वी शेप रिकवरी उधर दिख रहा है। और उसके अंदर अब तक की जो प्रॉफिटेबिलिटी की राइज आप देख रहे हैं इस साल में, उसमें मेनली फाइनेंशियल्स यानी बैंक्स एंड एनबीएफसी और मेटल्स प्राइस राइज के कारण उन्होंने दिखाया। बाकी सेक्टर्स अभी भी अपटर्न के लिए वेट कर रहे हैं और आने वाले दिन में वो भी आके सपोर्ट करेगी ओवरऑल, राइट। और इसके साथ क्या हुआ है कि रिटर्न ऑन इक्विटी सभी कंपनियों की अगर कंपेयर करें 2020 के डाउन के बाद स्ट्रांगली राइज कर रहे हैं, और उम्मीद है कि अगले साल 2020 इस मार्च के अंदर 12.5% की रिटर्न ऑन इक्विटी ओवरऑल स्टॉक मार्केट कंपनीज को दिख सकती है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि सरप्लस कैश हाथ में बैठा है, अगर उनके बिजनेस उनको 12.5% की रिटर्न दिखती है, तो नेचुरली वो अपने बिजनेस में निवेश करने की सोचेंगे। अगर ये नहीं दिख रही होती तो जाके म्यूचुअल फंड में, लिक्विड फंड में पैसा निवेश कर लेंगे, राइट। तो ये हाई आरओई जो अभी दिख रहा है, ये एक ट्रिगर होगी कॉर्पोरेट्स को कैपिटल एक्सपेंडिचर को पॉजिटिवली देखने के, उनको भरोसा अभी आ जाएगा कि हमारे बिजनेस में ही हमें रिटर्न अच्छा मिल रहा है। तो ये बहुत खास इंपॉर्टेंट चीज याद रखने की जरूरत है। और इसके साथ जो कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स की डाउनटर्न है, इसके नीचे और नहीं गिर सकती, बिकॉज ऑलरेडी इट हैज कम टू 1% ऑफ इंडियाज जीडीपी। तो इसके बाद ग्रोथ ही ग्रोथ होनी चाहिए, राइट। अब होती है नेक्स्ट पॉइंट, डीलेवरेजिंग यानी डेट को कम करने वाली। तो यहाँ देखिए डीलेवरेजिंग का साइकिल कैसे होता है, डाउन अप। अभी डीलेवरेजिंग साइकिल लार्जली प्ले आउट, यानी अभी कॉर्पोरेट बैलेंस शीट्स 600 कंपनियों की हमने देखा है, बैंक्स और एनबीएफसी को निकाल के सबकी हालत आज बेहतर है, यानी उनको कैपिटल एक्सपेंडिचर को फाइनेंस करने के लिए अभी फंडिंग की जरूरत है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और इंटरेस्ट रेट साइकिल में तो आपको पता है कि आरबीआई ने रेपो रेट कट किया, उसके साथ लिक्विडिटी भी पंप किया। तो एक्चुअली रेट्स जो है एग्जिस्टिंग लोन्स और न्यू लोन्स दोनों में एक से 150 पॉइंट्स की गिरावट आपने देखा है। तो ऐसी हालत में आज जो अच्छे कॉर्पोरेट्स, उनकी अच्छी डेट इक्विटी रेशियो है, रेटिंग भी अच्छी है और इंटरेस्ट रेट भी लो है, तो उनके लिए कैपेक्स के लिए आज पैसा उठा के कैश को रखना और अगले 1.5 साल 2 साल में उस कैपेक्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए स्थिति अच्छी है। नेचुरली ये इंटरेस्ट रेट और गिरने की गुंजाइश मत रखिए, जैसे ही ग्रोथ की वापसी है धीरे धीरे ये रेट भी बढ़ेगा, मगर स्वीट स्पॉट में है अभी इस इंटरेस्ट रेट की चक्कर। तो फाइनल एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आते हैं हमारी कॉर्पोरेट कैपेक्स की बात। कॉर्पोरेट कैपेक्स साइकिल में क्या है कि प्रोजेक्ट्स अंडर इम्प्लीमेंटेशन अभी भी बहुत लो है, मगर क्या इसके और गिर सकती है? ये सिचुएशन है कि हमारा मानना है कि नहीं, कि बॉटम को रीच हो गया है। वन सेकेंड, गवर्नमेंट की भी जो थिंग है कि इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट करना है, कहाँ से पैसा आएगा ये चीज सामने थी। तो गवर्नमेंट ने भी एक बहुत इनोवेटिव
नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन से 6 लाख करोड़ का रिसोर्स रेजिंग की करे तो ये भी एक कॉन्फ्रेंस को इंप्रूव करेगी और गवर्नमेंट की फिस्कल बर्डन को भी रिड्यूस करेगी। तीसरी चीज ये है कि कैपेक्स साइकिल रिस्क एपेटाइट की वापस आते ऑटोमेटिकली राइज करने के लिए स्थिति सही में है। और इसमें अगर देखें तो ओवरऑल कैपेक्स को 3 हिस्सा में स्प्लिट कर सकते हैं, कॉर्पोरेट कैपेक्स, गवर्नमेंट कैपेक्स और हाउस होल्ड कैपेक्स। हाउस होल्ड माने को जो घर खरीदते हैं उसका कैपेक्स। तो यहाँ पे देखिए लाल निशान में हाउस होल्ड का है, जो 16% ऑफ जीडीपी में था वो गिर के 9 तक आ गया, अभी 9 से वापस वो बढ़ने की लेवल में दिख रहा है 10, 11, 12। तो हाउसिंग का पिकअप, हाउसिंग का डाउनटर्न ही हमारी लास्ट कैपेक्स का डाउन को सपोर्ट किया था और अब राइस को भी हाउसिंग ही सपोर्ट कर रहा है। उसके साथ कॉर्पोरेशंस और गवर्नमेंट का सपोर्ट, गवर्नमेंट का कैपेक्स का इन्वॉल्वमेंट खाली 3 से 4%, कॉर्पोरेट कैपेक्स की और एक बात है जो कि आके सपोर्ट दे सकती है, राइट। तो सेंटर भी मगर बहुत जबरदस्त, देखिए यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट कैपेक्स एज अ परसेंटेज जीडीपी जो करीबन 1.5% के लेवल पे 6-7 साल से थी, पिछले 2 साल में 2.2 और इस साल 2.4% की खर्चा करके गवर्नमेंट की अपनी ओर से कैपेक्स को एक बूस्ट देने की कोशिश कर रही है। और ये गवर्नमेंट का खर्चा मान लीजिए कि अल्टीमेटली कुछ प्राइवेट सेक्टर कंपनी को ही एग्जीक्यूट करना होगा। तो कहाँ खर्चा कर रही है गवर्नमेंट? ज्यादा फोकस है रोड के ऊपर। तो जो बॉटम वाला डार्क ब्लू दिख रहा है, तो रोड में ही आपको बिगेस्ट एक्सपेंशन। और रोड से क्या होता है कि एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है, सेकंड सीमेंट का डिमांड बढ़ता है, कंक्रीट रोड्स के लिए स्टील का डिमांड भी बढ़ता है। तो एक मल्टीप्लायर इफेक्ट आ जाता है रोड्स का, बिकॉज एम्प्लॉयमेंट में और कैपिटल गुड सप्लायर्स दोनों को बिजनेस मिलेगी इससे, राइट। और कैपेसिटी यूटिलाइजेशन की बात करें, कुछ गिने चुने इंडस्ट्रीज को हमने लिया है, तो मार्च 2011 में पीक था कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, यानी इंडियन इकोनॉमी की ओवरऑल एवरेज 83% में थी और ये सर सेक्टर में करीबन 80 to 90 में था। फिर प्री कोविड लेवल में इकोनॉमी की डाउनटर्न के कारण ही गिरावट आ गई थी। फिर दिसंबर 20 यानी प्री सेकंड वेव के लेवल में थोड़ा इंप्रूवमेंट दिखा था, तो 73 to 76। आज वापस जून में सेकंड वेव के कारण वापस 72 में गिरी है। मगर गिने चुने सेक्टर में क्या हो रहा है कि जैसे ही कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ती है तो ऑटोमेटिकली प्री कोविड प्री सेकंड वेव लेवल के आने के बाद आज फ्रेश कैपेसिटी, क्योंकि मान लीजिए कि 83 अगर मैक्सिमम था तो 72 से 10% यानी 10-15% की रिकवरी डिमांड में आती है, तो ये कैपेसिटी इस्तेमाल हो जाएगा। मगर कॉर्पोरेट्स को प्लान करना चाहिए अगले 3 से 5 साल के लिए, और करीबन 1.5-2 साल लगता है नई कैपेसिटी को क्रिएट करने में। तो नेचुरली प्लानिंग इसके लिए अभी शुरू हो गई है। जैसे पता है, देखिए प्राइवेट सेक्टर की कैपेक्स के अनाउंसमेंट्स जैसे बढ़ी है, ये खाली अभी अनाउंसमेंट्स है, इसके बाद वो फाइनलाइज करेंगे अपना फंडिंग प्लान, फिर ऑर्डर्स प्लेस करेंगे सप्लायर्स को, उसके बाद वो सप्लाई होगी, उसके बाद कैपेक्स शुरू होगी, राइट। ये जर्नी है, मगर एक 18 से 24 महीने की जर्नी, बट अभी शुरुआत होने के लिए वक्त सही है, राइट। तो कुछ गिने चुने सेक्टर को मैं फोकस करूंगा कि हाँ कैपेक्स ज्यादा होने का एक गुंजाइश है। वो एक है स्टील। स्टील सेक्टर में देखिए कैसे करीबन दुगना कैपेक्स पिछले 3 साल अगले 3 साल की कंपैरिजन में आगे दिख रहा है। सिमिलरली सीमेंट का कैपेक्स जो कंटिन्यूसली डाउन में आ रहा था, अब देखिए वी शेप्ड रिकवरी, उधर भी कैपेक्स शुरू हो गई है। और तीसरी है कि जो पीएलआई स्कीम्स गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है, वहां पे बहुत अनाउंसमेंट हुए हैं, पैसा भी आया है। मगर पीएलआई एक्सपोर्ट ओरिएंटेड चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी है, मगर उस स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट करने के पहले ये कारखाने लगने की जरूरत है ना। तो वहीं से हम देख रहे हैं कि अगले 3 साल के लिए ये पीएलआई स्कीम के कारण नई कैपेक्स जो क्रिएट होगी, कारखाना फैक्ट्रीज, उसके लिए भी सप्लाई डोमेस्टिक से ही होना है, तो वो भी कैपेक्स को एक बूस्ट देगी देश के अंदर, राइट। और इसके साथ इंडस्ट्रियल क्रेडिट, पहले हमने क्रेडिट ग्रोथ की बात की, जो 23% के लेवल पे थी 2007 to 10 में, आज 2% के एकदम लो पे आ गई है। तो नेचुरली बैंक्स भी अभी रेडी है, क्योंकि क्रेडिट ग्रोथ बिल्कुल नहीं है, तो कोई भी प्रोजेक्ट आएगा तो फाइनेंस करने के लिए बैंक के पास पैसा है, और डिमांड भी जैसे ही बढ़ता है वो उसको फुलफिल करेंगे। तो बैंक्स के लिए ये अच्छी चीज है, क्योंकि जैसे ही डिमांड बढ़ता है उनकी इंटरेस्ट जो लेंड करते हैं उसको बढ़ा सकते हैं, अपने नेट इंटरेस्ट मार्जिन को वाइडन कर सकते हैं और प्रॉफिट्स को इंप्रूव कर सकते हैं, राइट। तो इसको सपोर्ट देने लिए एक तो नेशनल मॉनेटाइजेशन पाइपलाइन की बात करी, उसके पहले मैंने फिस्कल डेफिसिट में भी कंफर्ट बिकॉज टैक्स फ्लोज अच्छे हैं।
तीसरा जो फंडिंग का रास्ता है यहाँ पे वो है एफडीआई, और वहां पे भी देखिए इंडिया के लिए करीबन हाईएस्ट एफडीआई $80 बिलियन पिछले साल में मिला था। और अगर देश के साथ कंपेयर करें बाकी देशों के साथ, चाइना को अलग रखिए, तो बाकी देशों के कंपैरिजन में इंडिया दुगना से ज्यादा बाकी देशों से उसको एफडीआई फ्लोस मिला है। तो ये कैपेक्स को फाइनेंस करने के लिए एफडीआई फ्लोस की भी कोई कमी नहीं है, और आने वाले दिन में ये एफडीआई और भी ज्यादा बढ़ सकता है, यही उम्मीद लेके हम चल रहे हैं, राइट। तो ओवरऑल प्राइवेट कॉर्पोरेट कैपेक्स आज जो 9% ऑफ जीडीपी के लेवल में है, उम्मीद है कि करीबन वो 14% ऑफ जीडीपी अगले 3-4 साल में आ सकती है, राइट। तो ये है वो वाली स्टोरी। तो ओवरऑल समराइज करने के लिए वापस वो मैंने वही स्लाइड को दिखा रहा हूँ, हैप्टिक वाली स्लाइड, यानी हाउसिंग, एसेट क्वालिटी, प्रॉफिटेबिलिटी। मैंने अगेन 1 मिनट के लिए मैं अभी स्क्रीन पे ही रखता हूँ ताकि वापस एक समरी की तरह आपके लिए भी रिफ्रेशर होगा, राइट। तो खास चीज ये है कि साइकिल में ये सब बॉटमिंग तो राइजिंग स्टेज में है, ये 6 साइकिल। तो आने वाले दिन में इसी से हमारे इकोनॉमी को एक बूस्ट मिलेगा। तो याद रखने के लिए हैप्टिक याद रखिए, राइट। एंड अब अगर ये सही तरह से इम्प्लीमेंट हो गया तो इंडिया का जीडीपी करीबन अगले 5 साल की टाइम फ्रेम यानी 2020 से 25 में $1.4 ट्रिलियन यानी 1.4 लाख डॉलर से बढ़ सकती है। और नेचुरली एब्सोल्यूट जीडीपी बात करें तो यूएस, चाइना, यूरोजोन का ज्यादा होगा कंट्रीब्यूशन, बट इसके नेक्स्ट में इंडिया और जापान है इन टर्म्स ऑफ द ग्रोथ इन जीडीपी। और अगर ये प्लान सही निकली और 1.4 ट्रिलियन ऐड हो गया हमारे जीडीपी में, तो हम पहुंचेंगे 4.1 ट्रिलियन का लेवल। जो पहले $5 ट्रिलियन की बात हो रही थी 2025, कोविड के कारण वो नहीं हो पाएगा, मगर रिवाइज्ड टारगेट जो 4.1 है ये भी बहुत बहुमूल्य है, क्योंकि अगर हमने रीच कर दिया तो समझिए हम ग्रेट ब्रिटेन जो हमारे देश को रूल कर रही थी 200 साल से, उससे आगे हम जाएंगे इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट जीडीपी साइज, राइट। तो वो एक अच्छी उम्मीद लेके हम आने वाले दिन को देखना चाहिए। तो उसके बेसिस पे में पहली मेरा फाइनल स्लाइड में हमारी सुंदरम म्यूचुअल की ओर से पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट में ये सब जो सोच है वो कैसे इंप्लीमेंट होंगे। तो नेचुरली इस स्थिति में वैल्यूएशन को मन में रखते हुए रीजनेबली वैल्यूड मगर ग्रोथ फोकस स्टॉक्स को हम चुनेंगे। और 2 की थीम्स इसमें है, इन्वेस्टमेंट साइकिल ये हैप्टिक वाला रिसर्जेंस, एट द सेम टाइम वी शेप्ड रिकवरी का बाउंस बैक में हम कंजम्पशन की भी रिकवरी दिख रहे हैं। तो ये 2 थीम्स हम प्ले करेंगे। और ग्रोथ रिकवरी डोमेस्टिक में कौन से सेक्टर के थ्रू प्ले करेंगे? फाइनेंशियल्स एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है हमारे, मगर क्वालिटी की खोज होगी उधर, फिर कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, फिर बिल्डिंग मटेरियल, ऑटो और इंडस्ट्रियल्स। तो यही होगी हमारी मेन सेक्टोरल फोकस। और ग्लोबली जो रिकवरी की वापसी दिख रही है उसको हम मेटल सेक्टर, स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर, ऑटो एंसिलरी और आईटी सर्विसेज के थ्रू प्ले करेंगे। ओवरऑल आईटी की आउटलुक हमारे लिए बहुत पॉजिटिव है, क्योंकि एक क्लाउड में जो माइग्रेशन, हार्ड डिस्क से क्लाउड माइग्रेशन एक मल्टी ईयर अपॉर्चुनिटी है, और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को भी एक अच्छा बूस्ट मिला है पैंडेमिक के कारण। मगर फाइनली ये ब्लाइंड बाइंग की टाइम नहीं है, क्योंकि मैक्रो ट्रेड लिक्विडिटी के कारण हो चुकी है। आने वाले दिन में स्टॉक सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होगा। एट द सेम टाइम क्योंकि ये डोमेस्टिक इकोनॉमी की स्टोरी है, हमारे मन में मिड एंड स्मॉल कैप की पार्टिसिपेशन बढ़ेगी इन द इंप्रूविंग इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। तो यही है हमारी सोच। थैंक यू वेरी मच। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.